हेलो हाय गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आपको आज कराऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सर क्या हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कंप्लीट हो चुका है? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली नॉट। अभी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है, वो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। कि अगर आप डॉलर में, यूरो में, दूसरी करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जो है एक्सचेंज रेट पर रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में तो आप रुपी टर्म्स में ही सारी चीज़ें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स होते हैं उसे हम बैलेंस शीट डेट पर रीवैल्यू करते हैं, और बस यही है। और उसके बाद जब उसकी फाइनल सेटलमेंट होती है तो जो भी गेन या लॉस होता है उसे हम पीएनएल में डाल देते हैं। इतनी सी बात अभी हमने करी है। एंड यस डेफिनेटली मैंने आपको पैराग्राफ 46 भी कराया था, जिसमें कि और ऑप्शंस भी गिवन थे। जैसे कि अगर कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है और डेप्रिशिएबल एसेट के लिए है, तो उसे आप एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके डिफरेंस को, एक्सचेंज डिफरेंस को आप एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है जो कि डेप्रिशिएबल एसेट पर नहीं लग रहा है, तो उस केस में आप उसको एक बड़े ही अजीब से अकाउंट में, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ऐसे कोई अजीब अजीब से अकाउंट में आप डाल देते थे, राइट। और ये यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डाल देते थे, यहाँ लिखा हुआ है। डेबिट हो या क्रेडिट हो, दोनों बैलेंस हो सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में उसको शो करना होता था। चलिए फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाए। उसके बाद में आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कराऊंगा। और उसके बाद भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक पार्ट रह जाएगा, वो है ब्रांच अकाउंटिंग। कि आपकी जो ब्रांच है वो इंडिया के बाहर है, तो डेफिनेटली वो ब्रांच की रिपोर्टिंग तो उस करेंसी में होगी, बट आपको कंसोलिडेशन करना है या फिर आपको यहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो डिपेंडिंग ऑन कि ब्रांच इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है, यानी कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, कुल मिलाकर बात यह है हम उसकी ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। बट वो बाद में होगा, वो ब्रांच अकाउंटिंग के साथ होगा। फिलहाल इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं, और मेरे पास भी बुक है तो मैं यहाँ से पढ़ाई करता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा। कलीम लिमिटेड ने बोरो करा है 4.5 लाख या 450,000 या 4,50,000 ऑन 1 जनवरी 2021। अब डेट्स पुरानी है, क्या करें, कॉन्सेप्ट तो नया है, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है। विच विल बी रीपेड एज ऑन 31 जुलाई 2021। जनवरी में लिया है, 21 तक पे करना है। बोरो करी अमाउंट तो दैट मीन्स कि लोन लिया है। कलीम लिमिटेड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 31 मार्च की। तो ध्यान देना, जहाँ भी 31 मार्च है, 31 दिसंबर में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मैं ईयर एंड मानकर जो है चीज़ें कर रहा हूँ। कभी भी आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें 31 मार्च या 31 दिसंबर नहीं लिखा होता, उसमें बैलेंस शीट डेट लिखा होता है। तो यहाँ पर जो 31 मार्च है वो बैलेंस शीट डेट है, और रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखी है आपको 1 तारीख की, 31 तारीख की और 31/7 की। अब आपको बताना है कि इसकी एंट्री आप क्या पास करेंगे। देखिए, आंसर देखने से पहले हम खुद ही जो है अपना दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन करी है 1 जनवरी 2021 को। तो अगर मैं यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री पास करूँ 1/1/2021 की, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? अमाउंट बोरो करी है, यानी कि पैसा बैंक में आया होगा, तो क्या मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकता हूँ क्या? टू लोन अकाउंट। अब मैं कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करूँ, ये बड़ा सवाल होगा। देखिए, मैंने 4.5 लाख डॉलर्स जो है बोरो करे हैं, और जिस दिन बोरो करे हैं उस दिन $1 की रेट है 48 रुपीज़। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 4.5 लाख को 48 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो करीब करीब आपका 2,16 रुपीज़ आएगा। बीइंग फॉरेन लोन टेकन, बीइंग लोन टेकन इन फॉरेन करेंसी, नरेशन डालकर आ सकते हो, इसमें नहीं लिखी है। इसके बाद आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आपने रिकॉर्ड कर लिया, काम खत्म। बट मैंने आपको एक बात बताई है
कि अगर ये आपका फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, यानी कि इसकी अमाउंट एक कॉन्ट्रैक्ट में तय है और इसे आप फॉरेन करेंसी में बाद में सेटल करेंगे, तो उस केस में जब आपका ईयर एंड होगा तब ईयर एंड की रेट पर इस अमाउंट को लाना होगा। यानी कि ये जो मैंने लोन अकाउंट बनाया है ना, इस लोन अकाउंट को अभी तो ये 48 रुपीज़ की रेट पर है, मुझे इसको 49 रुपीज़ की रेट पर लाना होगा। यानी कि 1 रुपये के हिसाब से 4.5 लाख रुपए से मुझे इसको बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि 31 मार्च को रेट 49 हो गई। 49 होने की वजह से 1 रुपया रेट बढ़ गई तो 4.5 लाख रुपए इसमें और ऐड हो जाएंगे। यानी अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं, 31 मार्च की बात करूं, तो 4.5 लाख डॉलर की INR में रेट कितनी है? 4.5 लाख डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय 49। पर मैंने 48 पर रिकॉर्ड किया हुआ था, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन करी तब रेट 48 ही थी। अब जब मैं बैलेंस शीट डेट पर दिखा रहा हूं तो यूजर्स को मैं दिखाऊंगा इसकी करंट कितनी वैल्यू है। अगर आज देना पड़े तो कितने रुपए पर मुझे लोन जाएगा, अगर आज देना पड़े तो कितने रुपए पर ये लोन जाएगा। तो यानी कि 1 रुपया रेट बढ़ गई है तो उस हिसाब से 4.5 लाख रुपए इसमें और डालने पड़ेंगे। और ये आपको बैंक में तो पैसा नहीं मिलेगा, बैंक में तो जो मिलना था मिल गया, जब ट्रांजैक्शन हुई तो बैंक में पैसा आ गया। तो इसीलिए ये आपका एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में ये पैसा चले जाएगा। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट बोल सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज लॉस बोल सकते हो, एक्सचेंज लॉस अकाउंट बोल सकते हो, नामकरण अलग अलग हो सकते हैं, जो बोलना है बोल लो। कुल मिलाकर बात यह है फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस है, उसे एक अकाउंट में डाल दो। फाइनली आपने रिकॉर्ड कर लिया एक्सचेंज डिफरेंस को, और ये जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा, ये एक्सचेंज डिफरेंस डेफिनेटली P&L में चले जाएगा। उसकी एंट्री यहां पर नहीं लिखी हुई है, यानी ये यहां पर क्रेडिट होगा और P&L अकाउंट डेबिट होगा। P&L में चले गया, लॉस था चले गया P&L में, खत्म बात। करेक्ट। उसके बाद आपकी आएगी ट्रांजैक्शन डेट 31 जुलाई 2021। तब जो रेट है वो है 49.5 और बढ़ गई, यानी कि करीब करीब 2,25,000 और देने पड़ेंगे। रेट हल्की सी बढ़ी, बहुत अच्छी बात है, आपने बैलेंस शीट डेट तक रिकॉर्ड कर लिया। और बढ़ गई, अब एक्चुअली में पेमेंट करनी है, तो जब पेमेंट करने जाओगे 4.5 लाख डॉलर तो मल्टीप्लाई करोगे 49.50 रुपीज से। बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ था 49 रुपीज की रेट पर, पेमेंट कर रहे हो 49.50 रुपीज के हिसाब से, तो आपको 2,25,000 और डालने पड़ेंगे। यानी कि आप बैंक में तो पेमेंट करोगे 49.5 रुपीज से, मल्टीप्लाई करके लिखो 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 49.5, कितना आएगा? 2,22,75,000। पर आपके फॉरेन लोन अकाउंट में तो 2,20,50,000 रुपीज ही थे, राइट। पेमेंट इतने की जा रही है, तो बाकी का आपको लॉस हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है? एक्सचेंज रेट डिफर करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप 4.5 लाख डॉलर ही पे कर रहे हैं, रेट अलग हो गई, इसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो वो आप एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में फिर डालोगे, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में, और फिर उस साल P&L में भी 2,25,000 ट्रांसफर हो जाएंगे, उस साल के P&L में ट्रांसफर हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी लिमिटेड, परचेज एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹24 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021। इसमें बहुत पुराने साल लिखे हुए हैं, तो मुझे ये मत बोलना कि अच्छा 2015 के वीडियोज हैं। यार वीडियोज अभी के हैं, बुक भी अभी की है, पर उसमें डेट पुरानी है। एंड द सेम वॉज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय अ फॉरेन करेंसी लोन। आप खरीद रहे हैं इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपका एसेट होता है और 24 लाख रुपए का तो है, पर ये खरीदने के लिए आपने एक लोन लिया है जो कि फॉरेन करेंसी में लिया गया है, उसे आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। एक्सचेंज रेट जो गिवन है वो $1 की गिवन है 60 रुपए 1 अप्रैल की, और 62.5 रुपीज ऑन 31 मार्च 2021 2021 इसको ले लिया, इसको 2022 ले लेना। इसकी पहली इंस्टॉलमेंट भी 31 मार्च 2022 को पे कर दी गई। एंटायर डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन कैपिटलाइज्ड,
मतलब कि सारा का सारा जो डिफरेंस है उसको कैपिटलाइज कर दिया गया है। आपको बताना है कि इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने लोन कितने का लिया। 1 अप्रैल को रेट है 60 रुपये, आपने 24 लाख रुपए का एसेट खरीदा है, बट इसके लिए आपने लोन कितने का लिया? लोन आपने फॉरेन करेंसी में लिया है और रेट चल रही है $1 की 60 रुपये। उस हिसाब से आपने 40,000 USD का लोन लिया होगा, जिसको 60 रुपये पर कन्वर्ट करके 24 लाख आए होंगे और 24 लाख का एसेट आपने खरीदा होगा। तो 40,000 का आपने लोन लिया होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे, बुक में गिवन नहीं है, हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब आपने लोन लिया तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया होगा 24 लाख से टू लोन अकाउंट, और लोन के आगे फॉरेन करेंसी लिख दोगे तो FC लोन अकाउंट बन जाएगा। बिजनेस में या फिर इंडस्ट्री में FC लोन अकाउंट यानी फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट नाम से भी चीजें आती है। अल्टीमेटली ये क्या है, 40,000 USD है। ये पहली एंट्री हो गई। लोन आ गया आपके पास। उसके बाद आपने एसेट को डेबिट करा, इक्विपमेंट लिया 24 लाख का टू बैंक अकाउंट, तो बैंक कम हो गया, तो बैंक कम हो गया और एसेट आपके पास आ गया। ये भी हो गया सर। उसके बाद आती है 31 मार्च की डेट। तो 31 मार्च की डेट को आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। तो अगर मैं बताऊं कि $40,000 आपको पे करने हैं और 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं इस लोन को, तो आपने $10,000 पे कर दिए। करेक्ट, 10,000 USD पे कर दिए। तो जिस टाइम आप USD पे कर रहे होंगे उस टाइम जो रेट होगी उस रेट पर पेमेंट करेंगे। यानी कि मैंने $10,000 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं, जो ट्रांजैक्शन जिस टाइम हुई थी, तो करीब करीब ये 6 लाख बना होगा। पर जब मैं पेमेंट करूंगा इसको 31 मार्च को पहली इंस्टॉलमेंट, तो वो बनेगी 62.5 रुपीज, यानी कि 6,25,000। तो इसका मतलब मैंने 25,000 ज्यादा पे कर दिए। तो 25,000 मेरा क्या हो गया, एक्सचेंज डिफरेंस। करेक्ट। जब लोन लिया तो 60 रुपए पर लिया, जब पेमेंट करी तो पूरी नहीं करी, थोड़ी पेमेंट करी, 10,000 USD की पेमेंट करी, बट जिस रेट पर पेमेंट करी उससे मल्टीप्लाई कर पता लगा कि भैया ये 10,000 USD तो ट्रांजैक्शन डेट को 6 लाख के बराबर थे, अब जो पेमेंट कर रहे हैं 31 मार्च को तो 6,25,000 के बराबर हैं, तो 25,000 ज्यादा पेमेंट हो रही है। तो ये 25,000 मेरा एक्सचेंज डिफरेंस है, एक्सचेंज लॉस है। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये होगी कि आपका जो है बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं 6,25,000 की, आपका जो लोन अकाउंट है वो कम हो रहा है सिर्फ 6 लाख रुपए से, और बाकी जो है 25,000 वो आपका एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में जा रहा है। तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट 25,000, लोन अकाउंट डेबिट 6 लाख, कम हो गया लोन टू बैंक अकाउंट। एंट्री पास करनी नहीं आती, एक बार 11th-12th में जरा सीख कर आइएगा। एंट्री में कुछ है नहीं, बैंक कम हो रहा है, एसेट है आपका, तो कम होने पर क्रेडिट करते हैं। लोन आपकी लाइबिलिटी है, वो भी कम हो रहा है, तो लाइबिलिटीज कम होने पर डेबिट करते हैं। रूल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था, और जो डिफरेंस आ गया उसे हमने एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में डाल दिया, जिसका डेबिट बैलेंस है, जो कि एक लॉस है और पीएनएल में जाएगा। अब आपके पास जो है 30,000 USD का लोन अभी बचा है, जिसकी पेमेंट अभी नहीं हुई। धीरे धीरे कर 10,000 USD, धीरे धीरे कर 10,000 USD बाद में होगी। अब क्योंकि ये जो लोन है, ये जो आपका लोन है, ये एक आपका लॉन्ग टर्म लोन है। पहली बात, लॉन्ग टर्म आइटम है, कई सालों में पेमेंट होगी, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 4 साल तक चलेगा। दूसरी बात, ये एक फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में रेट तय करी है, फॉरेन करेंसी में है, फ्यूचर डेट में सेटलमेंट है, तो इसके आप पैराग्राफ 46 के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पैराग्राफ 46 के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 46A के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो दोनों एक ही हैं, जुड़े हुए हैं। या फिर आप नॉर्मली इसको पीएनएल में डाल सकते हैं, पूरे एक्सचेंज गेन या लॉस को। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें रीस्टेटमेंट तो करनी है, मतलब कि जो 31 मार्च है
उसको मैं ये 30,000 जो यूएसडी होंगे 31 मार्च को, जो ये 30,000 यूएसडी होंगे, इसे मैं क्लोजिंग रेट पर लेकर आऊँगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम तो है ही है, चाहे लॉन्ग टर्म हो या ना हो। तो ₹2.5 का जो डिफरेंस है, 2.5 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 30,000 को तो करीब आएगा 75,000। तो 75,000 भी एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में जाएगा, डेबिट टू लोन अकाउंट। लोन अकाउंट की अभी वैल्यू कितनी हो गई? 24 लाख था, 6 लाख पे कर दिया, तो कितना हो गया? 18 लाख। 18 लाख में 25,000 जोड़ दो तो 18,25,000 हो गया, वो लोन अकाउंट है। और एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्या है? 25,000 पहले गया और 75,000 अभी गया, तो टोटल 1 लाख रुपए गया। बुक में अलग तरीके से किया है, वैल्यू सेम आई है, मैंने आपको ब्रेकअप कर डिटेल में करा दिया है। 1 लाख रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस आपका आ गया है। इस एक्सचेंज डिफरेंस को आपने एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में डाला, इस पूरे को आप पीएनएल में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डाल सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो इसे एसेट की कॉस्ट में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो लॉस आया तो आप बोलेंगे भैया एसेट मुझे 24 लाख का तो पड़ा, बट जो मेरे को लॉस आया उस एक्सचेंज डिफरेंस को डालकर ये एसेट मुझे 25 लाख का पड़ा। तो आपके पास ऑप्शन है, पैराग्राफ 46A को पालन करना चाहेंगे तो करें, 25 लाख रुपए में एसेट दिखाएं। पालन नहीं करना है, एसेट को 24 लाख में ही दिखाएं और नॉर्मली जो 1 लाख का लॉस है उसे पीएनएल में डालकर खत्म कर दें। यहां तक की बात क्लियर है आपको? तो मैंने आपको दोनों चीजें करा दी, ब्रेकअप कर दिखा दिया, एंट्रियां पास कर दिखा दी जो बुक में नहीं करी हुई है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन जो 3 है वो यहाँ पर हेड ऑफिस की आ रही है, ब्रांच यूके में है, जिसे हम ब्रांच अकाउंटिंग के साथ करेंगे, क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग ही नहीं आती होगी तो आप उसमें एंट्रियां क्या या उसका ट्रायल बैलेंस क्या है, उसको कैसे दिखाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 4 पे और इलस्ट्रेशन 5 पे। ये दोनों इलस्ट्रेशन जो है 4 और 5, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई इलस्ट्रेशंस हैं। और उसके बाद आपका डिस्क्लोजर है, और डिस्क्लोजर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक्सचेंज डिफरेंस को डिस्क्लोज करना होता है और जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में पैसा है उसे डिस्क्लोज करना होता है। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो पेपर में पूछी नहीं जाती है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए। इतना ज़रूर आप कॉपी में या नोट्स में लिख लेना एक्स्ट्रा। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर का पार्ट होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं। ए लिमिटेड ने जो है एक फिक्स्ड एसेट को परचेज करा है जिसकी कॉस्ट है 3,000 लैक्स। मैं ईयर को चेंज नहीं कर रहा, 1 जनवरी 16 को परचेज करा है। सेम वॉज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन करेंसी लोन, जिसे 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। 1000 पहले तो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे फिर देखेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। एक्सचेंज रेट है 40 जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी, और है 42.5 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर इनका क्लोजिंग होगा। इन्होंने जो है सारे डिफरेंस को कैपिटलाइज कर दिया है। तो देखिए अगर आप 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है और डेप्रिशिएबल एसेट के लिए किया गया है, तो उसके एक्सचेंज डिफरेंस को एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप कैपिटलाइज नहीं करना चाहते तो उसको पीएनएल में डाल दीजिए, वो भी ऑप्शन गिवन है, यहां पर दे रखा होगा, तो आपकी मर्जी है। तो पहले यहां पर देख लेते हैं 3,000 लाख जो है उसको पहले 40 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि $1 की कीमत 40 रुपया है, तो उससे हमें पता लगेगा कि एक्चुअली में 75 लाख यूएसडी जो है, 300 लाख कितने हो गए, 3,000 लाख कितने हो गए, 30 करोड़ हो गया क्या? 30 करोड़ हो गया ये तो। हाँ, तो 30 करोड़ कितना होगा, 75 लाख यूएसडी। अच्छा, 75 लाख यूएसडी है ना। हाँ, तो ये आपका हो गया, 4 से गुना कर दिया 75 को और एक 0 और लगा दिया, 30 करोड़ के बराबर हो गया ये तो। फिर तो 75 लाख यूएसडी आपका आ गया, इतना आपने लोन लिया है। अब ये 75 लाख यूएसडी जो है इसकी एक इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा, तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस आप निकाल लीजिए, प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका एक्सचेंज डिफरेंस निकाल लीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर आपने पूरे 75 लाख पर एक्सचेंज डिफरेंस निकाल लिया। 40 रुपये मर लाए थे, अभी जो रेट है क्लोजिंग वो 42.50 हो गई है, तो इतना रुपये का आपका एक्सचेंज लॉस आ गया है, जिसको आप पीएनएल में डाल सकते हैं। काम खत्म, इतना ही करना है, यही लिख कर आना है।
अब अगर आप इसको पेपर में करेंगे तो पेपर में आप सिर्फ इतनी कैलकुलेशन कराएंगे तो आपको जो है 4 में से 2 नंबर मिलेंगे। पर अगर आप ये चीज़ लिख कर आएंगे कि एज पर एस 11 और एस का नाम अगर याद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, एज पर एस 11 नाम को छोड़ दीजिए, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम्स या फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स और ऑन रिपोर्टिंग एन एंटरप्राइज मॉनेटरी आइटम एट द रेट्स एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स लाइन को सिंपल वे में लिख सकते हैं, शुड बी रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे अराइज। ठीक है ना, ये लिख कर आएंगे, कैलकुलेशन कर आएंगे और फिर अपना जजमेंट देकर आएंगे कि हाँ ये P&L में डाल सकते हैं। नीचे आप ये भी बताएंगे कि पैराग्राफ 46A है, उसमें एक और बेनिफिट दिया गया है कि आप चाहें तो इसे कैपिटलाइज कर सकते हैं और कंपनी ने ऑलरेडी कैपिटलाइज किया हुआ है। अगर आपको वो ट्रीटमेंट फॉलो करना है तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट आपका जो है इलस्ट्रेशन नंबर 7 आ रही है, जहां पर ये फॉरेन ब्रांचेस की बात करते हैं और ब्रांच अकाउंटिंग के बिना ये करवाना बड़ा मुश्किल होगा। ICAI तो लिखता है अपने मॉड्यूल में कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज कि आप जो है AS 11 का फुल टेक्स्ट पढ़ें, फुल ग्रंथ पढ़ें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में क्या लिखा हुआ है। अगला जो है वो AS 12 आ रहा है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 या 3 AS आपके बचे होंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ टोटल AS आपके कितने एप्लीकेबल हैं, तो AS 1 हमने कर लिया, AS 2 हमने कर लिया, AS 3 तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जिसका अलग चैप्टर है, उस चैप्टर में हम करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, इसको AS की फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमने कर लिया, AS 11 हम कर रहे हैं, इसके बाद हम गवर्नमेंट ग्रांट्स करेंगे। इन्वेस्टमेंट का जो है उसका इन्वेस्टमेंट का चैप्टर भी है, उसके साथ कर लेंगे। और लास्ट आपका बोरिंग कॉस्ट है जिसका कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ AS है, उसे भी हम करेंगे। तो यानी कि इस AS के बाद हम 2 AS और करेंगे और बाकी जो है उसे मैं चलो शॉर्ट में आपको करा दूंगा। AS 13 भी जो है एक क्लास में कवर करा दूंगा, बाकी हम उसे चैप्टर के साथ ही करेंगे और फिर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। AS कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरे चैप्टर से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, पहले मैं उसमें 3-4 क्लासेस जो होंगी आपकी, उसके बाद उसमें कई सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं, ताकि हमें जो है एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। इसमें से जो 16 नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है, उसकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए। देन इट इज़ अप टू यू कि उसके बाद आप और प्रैक्टिस करना चाहें तो करें, आपकी मर्जी है। कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं और डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब होने के बाद फिर हम अपने चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, जिसका मेन पर्पस यही होगा कि एक चैप्टर उठाया तो उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा, एग्जाम्पल किया, इलस्ट्रेशन कराई, काम खत्म। ऐसे कर हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो 3-3, 4-4 क्लास में एक चैप्टर होते रहेगा और अगले जो है 30-40 क्लासेस लग जाएगी, जिसमें आपका पूरा अकाउंटेंसी कवर होगा। बाकी सब्जेक्ट्स भी अपने चालू रखें, अकाउंटेंसी जो है उसको थोड़ा समय दें अभी, और जब कंप्लीट होने की कगार पर आए, यानी कि आज से 1.5 महीने बाद, उसके बाद अकाउंटेंसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। राइट, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कशन करेंगे। तब तक रिवाइज कर आइएगा, खुद से भी ट्राई कर आइएगा क्वेश्चंस को, और अगर हो सके तो टेक्स्ट को रीड भी करिएगा जो हमने कर लिया है। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय।